हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। बिल्कुल। अगर मुझे पता होता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है तो शायद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं मुद्दा। मेरा नाम आर्यन शर्मा है। मैं दिल्ली में एक एमएनसी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूं। 30 साल की उम्र, अच्छी सैलरी, एक छोटा सा लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट। जिंदगी एकदम सेटल्ड और बोरिंग लगने लगी थी। यही वजह थी कि जब कंपनी ने 1 महीने के लिए वर्केशन का ऑफर दिया तो मैंने तुरंत हां कर दी। 1 महीना कहीं दूर शांत जगह बिताने का मौका। मेरी तलाश थी कुछ ऐसी जगह जहां नेटवर्क कम हो, प्रदूषण न हो और बस सुनसान शांति हो। गूगल सर्च ने मुझे भैरवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की तरफ धकेल दिया। उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा गांव जहां जाने वाले कम ही होते थे। वहां एक पुराने बंगले को होमस्टे में तब्दील किया गया था। फोटो में वो बहुत सुंदर लग रहा था। लकड़ी की नक्काशीदार बालकनी, पहाड़ का बर्फीला नजारा और बेहद किराया। मैंने बुक कर दिया। गाड़ी से भैरवगढ़ पहुंचने में 1 दिन लगा। गांव बस स्टैंड से भी 3 किलोमीटर ऊपर एक संकरी पगडंडी के अंत में था। जैसे जैसे मैं पैदल चलता गया मोबाइल की नेटवर्क बार गायब होती गई। आखिरकार एक बड़े लोहे के फाटक के सामने मैं खड़ा था। फाटक जंग लगा था और अधखुला पड़ा था। उसके पार घने देवदार के पेड़ों के बीच 2 मंजिला पत्थर और लकड़ी का वही बंगला खड़ा था। फोटो से ज्यादा पुराना, ज्यादा बड़ा और एक अजीब सी उदासी लिए हुए। सामने शांति निवास नाम की एक फटी हुई तख्ती टंगी थी। बंगले का मालिक, जिसने खुद को रघुवीर सिंह बताया, एक बूढ़ा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, या शायद डर। उसने मुझे चाबी देते हुए कहा, साहब ये बंगला बहुत पुराना है। अंदर का सामान सब वैसा ही है जैसा पहले था। बस रात को अगर कुछ आवाज सुने तो ध्यान न दीजिएगा। पहाड़ है, हवा का रुख है। उसकी आवाज में एक कंपी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। मैंने उसे टिप दी और अंदर चला गया। अंदर की हवा में लकड़ी की बांस और पुरानी किताबों की गंध थी। फर्नीचर भारी, लकड़ी का और राजसी था, लेकिन धूल से ढका हुआ। बड़ी सी लाइब्रेरी, एक भारी टेबल और बड़ी बड़ी खिड़कियां जो बाहर घने जंगल का नजारा दे रही थीं। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था। रात होने तक मैंने अपना सामान निकाला, लैपटॉप लगाया, बिना नेटवर्क के बेकार, और बालकनी में बैठकर चाय पी। हवा ठंडी थी, पक्षियों की आवाजें थीं और एक गहरी शांति थी। मैंने सोचा यही तो चाहिए था मुझे, एकदम परफेक्ट। पहली रात बिल्कुल सामान्य बीती, सिवाय इसके कि आधी रात को मैं एक तेज आवाज से जाग गया। लगा जैसे लाइब्रेरी में कोई भारी किताब गिरी हो। मैंने इसे पुराने घर की सामान्य आवाज समझा और सो गया। गलती यहीं से शुरू हुई। दूसरे दिन से चीजें थोड़ी अलग होने लगीं। सुबह जब मैं नीचे नाश्ते के लिए गया तो लाइब्रेरी की एक किताब जमीन पर पड़ी थी, तंत्र मंत्र, एक दृष्टिकोण। मैंने सोचा शायद रात की वही आवाज इसी किताब के गिरने की थी। मैंने उसे वापस रख दिया। दोपहर को जब मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, मेरी पीठ के पीछे रखे हुए पुराने पीतल के घंटे ने अपने आप एक हल्की सी टनकार की, जैसे कोई उसे छू गया हो। मैं मुड़ा, वहां कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, हवा भी नहीं चल रही थी। पहली बार गर्दन के पीछे के बाल थोड़े खड़े हुए। शाम को मैं बंगले के बगीचे में घूम रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो बंगले की बालकनी की खिड़की में एक परछाई साफ दिखी, लंबी पतली, जैसे कोई खड़ा होकर नीचे देख रहा हो। मेरे दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक सी गई। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। तेजी से अंदर गया, सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा। बालकनी खाली थी। दरवाजा भी अंदर से बंद था, जैसा मैंने छोड़ा था। शायद लाइट और शाम के साये का खेल रहा होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन रात ने मेरी सारी तर्क शक्ति को धूल चटा दी। रात को करीब 1 बजे नींद में ही मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत करीब, जैसे कोई मेरे तकिए के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। मैं एकदम से चौंक कर जाग गया। कमरा अंधेरा था, सन्नाटा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर वह आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार दरवाजे के पास से। कर्क कर्क, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज।
मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर मैं बिस्तर पर जम गया। आवाज दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर मेरे कमरे का लकड़ी का दरवाजा बिना किसी हाथ के हल्का सा हिला। धक धक, जैसे कोई धीरे से खटखटा रहा हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद रघुवीर सिंह है, कोई जरूरी बात होगी। आवाज लगाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आवाजें चली गईं, लेकिन पूरी रात मैं जागता रहा। कानों में वह फुसफुसाहट गूंजती रही। अगली सुबह सूरज की रोशनी में सब कुछ फिर से नॉर्मल लगा, लेकिन डर दिल में बैठ चुका था। मैंने गांव की तरफ जाने का फैसला किया। शायद रघुवीर सिंह से बात करूं, या बस लोगों से। भैरवगढ़ गांव बहुत छोटा था, कुछ ही घर, एक छोटी सी दुकान। दुकान पर बैठे बुजुर्ग जिनका नाम कैलाश सिंह था से मैंने बात शुरू की। चाय पीते हुए मैंने बंगले के बारे में पूछा। वो बंगला कितना पुराना है? कैलाश सिंह की मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, बहुत पुराना है बेटा, अंग्रेजों के जमाने का, लेकिन उसमें रहना ठीक नहीं। क्यों, कुछ हुआ था क्या? वो चुप हो गए। काफी देर तक चाय की चुस्की लेते रहे। फिर बोले, तुम जवान हो, शहर के हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी से काम खत्म करके चले जाओ वहां से। मैंने जिद की, कृपया बताइए, रात को आवाजें आती हैं, दरवाजा हिलता है। उनकी आंखें फैल गईं। तुमने सुना है? फिर वो और धीमे हुए। वो आवाजें, वो पिशाचिन की हैं। पिशाचिन? हां, कर्ण पिशाचिनी, वाम मार्ग की सबसे खतरनाक सिद्धि। यहां के आखिरी जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह, वो साधक थे, गुप्त साधना। उन्होंने उस बंगले के तहखाने में काला जादू करके उस राक्षसी को बुलाने की कोशिश की थी। सफल नहीं हुए, लेकिन जिस रात उनकी लाश मिली उसके बाद से वो जगह शुद्ध नहीं हुई। मैं सुनकर सन्न रह गया। ये सब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही थी। ठाकुर साहब की मौत कैसे हुई? कैलाश सिंह ने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि तहखाने में उनकी लाश मिली। आंखें खुली थीं, डर से तनी हुई, और उनके चारों तरफ काले कपड़े, उलटे स्वस्तिक और एक टूटी हुई शंख जैसी चीज पड़ी थी। कहते हैं उन्होंने साधना के दौरान कोई गलती कर दी, और जो उन्होंने बुलाया था वो उन्हीं में समा गया, या फिर वहीं रुक गया। उन्होंने मेरी तरफ गंभीर होकर देखा। बेटा, वो बंगला बिका है, बंद हुआ है, फिर खुला है, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सब कहते हैं कि रात को औरत की रोने की आवाज आती है, और कभी कभी एक अजीब सी फुसफुसाहट, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तहखाने का दरवाजा जिस दिन से ठाकुर साहब मरे आज तक बंद है। चाबी गुम हो गई। किसी में हिम्मत नहीं कि तोड़े। मैं वापस बंगले की तरफ चल पड़ा। मेरे पैरों में जान नहीं थी। पूरा इलाका अचानक डरावना लगने लगा था। हर पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ लगता था। मैंने सोचा कि कल ही वापस चला जाऊंगा, लेकिन शाम होते होते एक अजीब सा जिद्दीपन मन में आया। क्या सच में कुछ है या सिर्फ अंधविश्वास है? मैंने फैसला किया कि एक और रात रुकूंगा। बस रात को बिस्तर से बाहर नहीं। उस रात मैंने अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन करके टेबल पर रख दिया, शायद कुछ सबूत मिल जाए। रात के 9 बजे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा बंगला अंधकार में डूब गया। मैंने टॉर्च जलाई। बाहर तूफान जैसा मौसम था। पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थीं। हवा सीटी बजा रही थी। उस शोर के बीच मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा हो, कर्ण कर्ण कर्ण। मैं टॉर्च की रोशनी उस कोने की तरफ घुमाई। खाली था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे बड़े शीशे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में मैं अपना ही चेहरा देख रहा था, लेकिन मेरे पीछे शीशे में एक और शख्सियत थी। एक लंबी सी काले कपड़ों से ढकी हुई आकृति, जिसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था। वो मेरे पीछे खड़ी थी। मैं चीखने ही वाला था कि टॉर्च की बैटरी फ्लैश की तरह चमकी और फिर बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस सन्नाटा और हवा का शोर। मैंने सिसकते हुए मोबाइल उठाया। रिकॉर्डिंग बंद करके मैंने उसे चलाया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर हवा की आवाज, फिर
मेरी अपनी सांसें, और फिर उस फुसफुसाहट के बीच एक साफ आवाज, एक औरत की आवाज, लेकिन उसमें एक भयानक खरोंच थी। बोल रही थी, मेरा शरीर दो। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, टॉर्च को हाथ में लिए, आंखें दरवाजे पर गड़ाए। रात भर कोई आवाज नहीं आई। शायद वो शांत हो गई थी, या शायद इंतजार कर रही थी। सुबह हुई, बिजली वापस आ गई थी। मैंने तुरंत अपना बैग पैक करना शुरू किया। अब कोई जिज्ञासा नहीं थी, बस जान बचाकर भागने की इच्छा थी। लेकिन जैसे ही मैं बैग बंद करने लगा, मेरी नजर लाइब्रेरी की उस किताब पर पड़ी, तंत्र मंत्र एक दृष्टिकोण। वह फिर से टेबल पर थी, जबकि मैंने उसे वापस रख दिया था। एक आवेग में मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर किसी ने लाल स्याही से नोट्स लिखे थे, एक मंत्र, और उसके नीचे लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना, अंतिम चरण, शरीर त्याग आवश्यक। यदि सिद्धि अपूर्ण रही तो साधक का शरीर ही पिशाचिन का निवास स्थान बनेगा। वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक नया शरीर नहीं मिलता। मेरे हाथ से किताब छूटकर गिर गई। सब कुछ साफ हो गया। ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी साधना पूरी नहीं की थी, और वो अब भी यहां थी, एक अधूरी, क्रोधित, शरीर की तलाश में भटकती हुई आत्मा। और शायद मैं उसका नया निशाना। पूरा दिन मैं डरा हुआ, परेशान बैठा रहा। बाहर निकलने का रास्ता सुनसान पगडंडी थी और शाम होने वाली थी। रात के अंधेरे में वो रास्ता तय करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने फैसला किया कि आखिरी रात है, बस सुबह होते ही निकल जाऊंगा। मैंने कमरे में ही रहने का फैसला किया। खाना नहीं खाया, बस पानी पिया। मोबाइल की बैटरी भी कम थी। रात गहराई, हवा फिर से तेज हो गई, बारिश शुरू हो गई। मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली हुई, हर आवाज पर चौंक जाता। तभी बारिश के शोर के बीच मुझे सीढ़ियों की आवाज सुनाई दी, क्रेक क्रेक, जैसे कोई धीरे धीरे पहली मंजिल पर चढ़ रहा हो। मैं बिस्तर पर जम गया। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर दरवाजे का हैंडल हिला, धीरे से, फिर जोर से। कोई दरवाजा खोलना चाह रहा था। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। हैंडल हिलना बंद हुआ, सन्नाटा। फिर दरवाजे के नीचे की ओर से एक काली, स्याही जैसी चीज अंदर घुसने लगी, जैसे कोई गाढ़ा धुआं हो। वो फर्श पर फैलती गई और धीरे धीरे उठकर एक आकृति बनाने लगी। मैं चीख नहीं सका, गला सूख गया था। मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। जब खोली तो वो सामने थी।